अब हमें बात करनी है जो हमारा मुख्य टॉपिक है, और वो है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। इस इंटरनल सिक्योरिटी को पढ़ने के लिए आवश्यक था कि हम बाह्य दृष्टिकोण से सुरक्षा में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनको थोड़ा सा जानें। अब आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सबसे पहली बात तो आती है कि आंतरिक सुरक्षा है क्या, आंतरिक सुरक्षा का अर्थ, मीनिंग्स क्या होता है। तो इसका साधारण अर्थ यह लगाया जाएगा कि जब एक देश द्वारा अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा को सुनिश्चित कर लिया जाता है तो ऐसी सुरक्षा को हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। मतलब अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा कहा जाता है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो एक राष्ट्र के अपने अधिकार क्षेत्र में शांति, कानून और व्यवस्था तथा देश की प्रभुसत्ता बनाए रखना मूल रूप में अंतर्निहित होता है। मतलब आंतरिक सुरक्षा के तहत शांति, कानून व्यवस्था और देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखना भारत का और भारत के साथ प्रत्येक राष्ट्र का ये मूल दायित्व होता है। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम केवल उन घटनाओं को देखें जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, तो आप ये देखिए कि उनका अध्ययन हम कुछ भागों में बांट करके कर सकते हैं। ऐसे कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, उन कारकों का अध्ययन हम कुछ भागों में बांट करके देखते हैं। सबसे पहले विरासत में हमें कौन कौन से कारक मिले जो हमारी आंतरिक सुरक्षा में नुकसान पहुंचाते हैं। फिर प्रशासनिक विफलता के कारण से आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है। फिर दलगत राजनीति हमारी आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। फिर हम देखेंगे कि शासकीय अक्षमता किस तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा के पहलुओं को या आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या को उत्पन्न करती है। विरासत में मिले हुए कारक को हम चार भाग में बांट लेते हैं। भौगोलिक स्थिति, आप ये देखिए कि भारत की भौगोलिक स्थिति एक जटिल भौगोलिक स्थिति है जो न केवल बाह्य सुरक्षा को समस्या उत्पन्न करती है बल्कि आंतरिक सुरक्षा में भी समस्या डालती है। भारत की लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी थल सीमा है और यह थल सीमा पोरस टाइप की है। बहुत सारे दर्रे हैं जहां से भारत के अंदर प्रवेश करना बहुत आसान हो जाता है। तो यह थल सीमा भारत की सुरक्षा के लिए समस्या है। इतनी ही भारत की जल सीमा है और दोनों को सुरक्षित करना बहुत अनिवार्य है। अगर आप जल सीमा को सुरक्षित नहीं करते तो हिंद महासागर में बहुत बड़ा व्यापारिक संचलन होता है, बहुत बड़ी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। अगर आपने वहां पर सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवाई तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हिंद महासागर भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत लगभग 1200 द्वीप है। यहां पर इन 1200 द्वीपों को सुरक्षित करना भी भारत की एक आवश्यकता है। एक और नई समस्या पैदा हुई है समुद्री लुटेरों की। समुद्री लुटेरे हिंद महासागर में बहुत सक्रिय रहते हैं और आवागमन करने वाले जहाजों को लूटने की कोशिश करते हैं। लूट करके वो या तो पूर्वोत्तर के राज्यों में, इंडोनेशिया जैसे सुमात्रा, जावा, इन राष्ट्रों में माल को औने पौने दाम में बेच करके समस्या क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीका में वो मेडागास्कर जैसे क्षेत्रों में जाकर के समस्याएं उत्पन्न करते हैं, वहां पर अपने माल को डंप करते हैं। तो भारत की भौगोलिक स्थिति अत्यंत जटिल है। बाह्य दृष्टिकोण से उस भौगोलिक स्थिति की जटिलता के कारण से हमें अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में बहुत सारी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश भी एक विरासत में ही मिले हुए हैं और ज्यादातर पड़ोसी देशों के साथ में हमारी कोई ना कोई समस्या बनी हुई है। अगर हम पश्चिम में देखें तो पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का युद्ध हमारा चल रहा है। प्रत्यक्ष ऐसा कि 4 बार हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुके हैं। 1948 में पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया। 1962 में 2 जगहों पर हमने वॉर किया, एक तो गुजरात के क्षेत्र पर, दूसरा कश्मीर के क्षेत्र पर। 1971 में बांग्लादेश को लेकर के हमने वॉर किया।
99 में कारगिल वॉर एक बहुत महत्वपूर्ण। तो प्रत्यक्ष देश से तरीके से हम लगभग 4 युद्ध कर चुके हैं। अप्रत्यक्ष रूप में पाकिस्तान आतंकवाद को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। तो एक विरासत में मिली हुई दुश्मनी है हमारी पाकिस्तान के साथ। अगर हम उत्तर में देखें तो यह दुश्मनी भी हमारी कुछ ही दिनों में बन गई थी और चीन हमेशा भारत को घेरने की नीति न केवल बाह्य सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में उत्पन्न करता है, बल्कि आंतरिक क्षेत्र सुरक्षा में भी बाधा उत्पन्न करता है। भारत को सभी क्षेत्रों में घेरने की कोशिश करता है। डंपिंग के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश करता है। वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों को नत्थी वीजा उपलब्ध करवा करके और भारत की जनसांख्यिकी व्यवस्था को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो चीन भी विरासत में मिला हुआ शत्रु है हमारे पास। इसी प्रकार नेपाल में जब से माओवाद राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हुआ है, तब से वह भारत और चीन के बीच अपनी बार्गेनिंग क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 1949 में हालांकि नेपाल ने हमारे साथ में समझौता किया था और बाहरी क्षेत्र की व्यवस्थाओं को, यहां तक कि सैनिक दृष्टिकोण से नेपाल हमारा बहुत मददगार राष्ट्र रहा है, लेकिन जब से 2007 के बाद से वहां पर माओवाद का प्रभाव बढ़ा है, तब से जब जब माओवादियों की सरकार वहां पर आती है, तब तक वो भारत को काउंटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हमें मिली हुई है, इसको भी हम विरासत में देखें। पूरब में अगर हम जाएं तो बांग्लादेश से शरणार्थी समस्या भारत के आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। दक्षिण में अगर हम देखें तो श्रीलंका और मालदीव से हमें बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 2015-16 के बाद से मालदीव एक बहुत बड़ी समस्या रही है, क्योंकि मालदीव का झुकाव, जब से यामीन मालदीव में राष्ट्रपति बने हैं तो मालदीव का झुकाव उनकी तरफ हुआ। हालांकि 2018 में यामीन के चुनाव हार जाने के बाद से भारत फिर से वहां पर सशक्त हो रहा है और भारत अपनी नीतियों को प्रभावी करने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश भारत में विरासत में मिली हुई एक समस्या है। पश्चिम में, उत्तर में, पूरब में, दक्षिण में, चारों तरफ किसी ना किसी दृष्टिकोण को लेकर के हमें समस्या बनी हुई है। भारत में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत मुसीबत बनी हुई है। अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे अर्थात 816 रुपए से कम प्राप्त करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। भारत में 816 रुपए को गरीबी रेखा माना गया है। उससे नीचे प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे के माने जाएंगे। शहरी क्षेत्र में आप देखें तो 1000 रुपए गरीबी रेखा निर्धारित की गई है और गरीबी रेखा एक बहुत बड़ी मुसीबत है भारत के लिए, जिसको ऊपर करना। 2012 में अगर हम आंकड़े देखें तो तेंदुलकर समिति की एक रिपोर्ट आई और तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि 26% लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे हैं। 26% लोग भारत में आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। 2004-5 में ये 37.2% हुआ करते थे। 2009-10 में हमने देखा तो 29.8% हुआ करते थे। तो एक तरीके से गरीबी रेखा में या गरीबों को कम करने में हमें थोड़ी सफलता तो प्राप्त हुई है, लेकिन ये सफलता रेट बहुत ज्यादा नहीं है। 2004-5 में आपने देखा तो 37.2%, 2004-5 में 2000 अगर 9-10 में आपने देखा तो ये 29.8% हुआ। 2012 में अगर हमने देखा 2012 में तो ये अभी भी 26% है। मतलब 26% लोग हमारे देश में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। अब बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, विश्व में सर्वाधिक बेरोजगारी भारत में
विद्यमान है। सर्वाधिक युवा भारत में है और सर्वाधिक बेरोजगारी भी भारत में विद्यमान है। इस बेरोजगारी से निजात पाए बिना यह कह देना कि भारत पूरी तरीके से आंतरिक सुरक्षा में सफल हो चुका है, यह बहुत मुश्किल है। तो विरासत में मिले हुए 4 कारक हो गए हमारी। एक तो हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत समस्याग्रस्त, भारत के पड़ोसी देश, गरीबी और बेरोजगारी, ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे कारक हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है प्रशासनिक विफलता की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरासत में जो कारक मिले हैं उन्हीं से हमारी आंतरिक सुरक्षा समस्या है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी भारत की नीतियां और भारत के नीतियों को क्रियान्वित करने वाले कार्यपालिकीय, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो राजनीतिक हो, बहुत हद तक विफल साबित हुए हैं। इसी विफलता को अगर हम देखें तो विफलता का कारण यह है कि आज तक हम असमानता और असंतुलित विकास बना हुआ है। हमारे देश में हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, असमानता विद्यमान है, सामाजिक क्षेत्र में असमानता विद्यमान है, राजनीतिक क्षेत्र में असमानता है। अगर चर्चा करें आर्थिक क्षेत्र में असमानता की, तो आप ये देखिए कि भारत की 57% अर्थव्यवस्था पर 1% लोग हावी हैं। 50% भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1% लोगों का स्वामित्व है। 90% अर्थव्यवस्था पर 10% लोगों का स्वामित्व है। अब आप ये देख लीजिए कि बची हुई 10% अर्थव्यवस्था, बची हुई 10% अर्थव्यवस्था पर 90% लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विश्व का दूसरा सबसे असमान देश है, जबकि समाजवाद हमारा एक आधार है और सोशलिज्म को हमने अपनाया। हालांकि समाजवाद का जो पहला देश है वो सबसे बड़ा असमान देश है, रूस। 1 नंबर है उसकी असमानता को लेकर के। तो आप थोड़ा खुश हो सकते हैं कि जो संस्थापक है समाजवाद का वो 1 नंबर पर है और हम दूसरे नंबर पर विश्व के असमान देश हैं। अब दूसरी बात आती है कि सामाजिक दृष्टिकोण से हमारे यहां पर आज भी असमानता विद्यमान है। आज भी भारत में सामान्य श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, एससी और एसटी सोशली विद्यमान है। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से इन चारों वर्गों में हायरार्की विद्यमान है। 70 साल बीत जाने के बावजूद भी क्या इसे प्रशासनिक विफलता नहीं माना जाएगा कि अभी भी हमने एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग को इक्वल नहीं कर पाए हैं। हम उनको इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं कि उन्हें आगे ले जाया जा सके। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब का हम राजनीतिक दोहन सिर्फ करते रहे हैं, आगे हमने नहीं बढ़ाया। तो यह असमानता विद्यमान है। अमीरी और गरीबी के मध्य बढ़ती खाई। आप ये देखिए कि भारत की जीडीपी और नेशनल इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अमीरों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गरीबों की संख्या बढ़ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक प्रति वर्ष लगभग 60 बिलियन आयर्स हमारे देश में बढ़ जाते हैं, 60 बिलियन आयर। लेकिन कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं, उनकी कोई संख्या ही नहीं है। तो अमीरी और गरीबी के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो ये खाई थी, ये खाई धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी और धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये खाई और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ये खाई जब तक बढ़ती चली जाएगी तब तक असमानता विद्यमान रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है और इस मुसीबत का कारण भी मेरे दृष्टिकोण से प्रशासनिक विफलता ही है। दलगत राजनीति ने
आंतरिक सुरक्षा को बहुत बाधित किया है। दलगत राजनीति लोकतंत्र की अनिवार्यता होती है, दलों का होना लोकतंत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत में दलों का विकास जिस रूप में हुआ और जिस तरीके से भारत के दलों ने भारतीय जनमत को प्रभावित करने का काम किया, जिन आधारों पर भारत के राजनीतिक दलों ने भारत के जनमत या मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया, वो किसी भी तरीके से सुदृढ़ लोकतंत्र बनने के लिए उचित नहीं था। जैसे आप ये देखिए कि प्रशासनिक विफलता का एक और इश्यू है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं, प्रशासनिक मोर्चों पर विफलता। पहले इसको चर्चा कर लेते हैं, फिर हम दलगत राजनीति पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक मोर्चों पर विफलता और सुशासन का अभाव। आप ये देखिए कि भारत में लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में विधि निर्माताओं में अकुशलता विद्यमान है। उस कुशलता के साथ वो अपना काम नहीं कर पाते हैं जिस कुशलता के साथ उन्हें करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट्स, जो पढ़ा लिखा समुदाय होता है, वो उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जो ब्यूरोक्रेट्स है वो लोकतंत्र के प्रति या जनतंत्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसका उत्तरदायित्व तो अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के कारण से वो लाल फीताशाही और तानाशाही को पैदा करता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से राजनीतिक तटस्थता होनी चाहिए। जो हमारे देश का ब्यूरोक्रेट्स है उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से तटस्थ होना चाहिए, लेकिन जितने भी ब्यूरोक्रेट्स उच्च स्तर पर पाए जाते हैं, जो संवैधानिक पद हैं, उनका सबका किसी ना किसी दल के साथ में संबंध होता है। तो राजनीतिक तटस्थता के अभाव के कारण से भारत की आंतरिक सुरक्षा को समस्याएं उत्पन्न प्रशासनिक दृष्टिकोण से होती है। यह एक बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है हमारे देश की। लोगों के अंदर या ब्यूरोक्रेट्स के अंदर पेशेवर की तरह दायित्व के निर्वहन की कमी पाई जाती है। पेशेवर मतलब प्रोफेशनलिज्म का अभाव पाया जाता है। हो सकता है कि वो वैधानिक दृष्टिकोण से काम करें, लेकिन उस वैधानिकता में उनके अंदर अक्षमता है, लगनशीलता, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिवनेस का अभाव पाया जाता है। वो अपने काम को जिम्मेदारी से करने की कोशिश नहीं करते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के अंदर, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर संयम, समयबद्धता और कर्तव्यनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। इन चार विफलताओं के कारण से हमें आंतरिक सुरक्षा में समस्याएं या उनको दूर करने में, अगर ये चार चीजें बहुत ही सतर्क तरीके से चल रही होती तो अब तक हमारी आंतरिक सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ और मजबूत होती, संयमित दृष्टिकोण से काम हो रहा होता, अराजकता जैसी व्यवस्थाएं यहां पर नहीं होती। और इस प्रशासनिक विफलता में जो महत्वपूर्ण काम किया वो था दलगत राजनीति ने। भारत की दलगत राजनीति लोकतंत्र को विकसित करने के लिए जिस रूप में आवश्यक थी उस रूप में विकसित नहीं हो पाई। हालांकि किसी भी देश में लोकतंत्र को विकसित करने के लिए दलगत राजनीति आवश्यक होती है, लेकिन भारत में जिस तरीके की दलगत राजनीति का विकास हुआ वो भारतीय लोकतंत्र को विकसित करने की अपेक्षा सुसुप्त करती गई या कमजोर करती गई। यहां आप देखिए, तीन तरीके से हम भारत की दलगत राजनीति के प्रभाव भारत की राजनीतिक व्यवस्था में देख सकते हैं। पहला है, दलगत राजनीति के कारण से ही भारत में सांप्रदायिक वैमनस्यता में वृद्धि हुई। कम्युनल इनइक्वलिटीज यहां पर आई। सांप्रदायिक वैमनस्यता का प्रयोग दलीय राजनीतिज्ञों ने किया। आज तक मुस्लिम्स की धर्मांधता को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उस धर्मांधता को बढ़ाने की कोशिश की गई। आप ये देखिए कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक दल अगर किसी अमानवीय कृत्य को नष्ट करने की कोशिश करता है, अगर सरकार किसी अमानवीय परंपरा, रीति रिवाज या कर्मकांड को नष्ट करने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ उसको अमानवीय करार करते हुए
उस समस्या को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल आ जाते हैं। इसका उदाहरण आपके सामने ट्रिपल तलाक का एक बहुत बड़ा उदाहरण विद्यमान है। जब ट्रिपल तलाक को समाप्त करने के लिए भारत सरकार सशक्त हुई तो उसे समाप्त करने में बहुत सारे विपक्षी दलों ने सरकार का विरोध किया। तो सरकार का विरोध इसलिए नहीं किया कि वो इसे समाप्त ना करें, ट्रिपल तलाक को भी समाप्त ना करें, बल्कि स्थिति यह है कि हमने विरोध करने के लिए विरोध किया। तो जब कोई राजनीतिक दल सिंथेसिस तरीके से काम नहीं करता है या सरकार का जहां विरोध करना चाहिए वहां विरोध नहीं करता है, जहां सरकार का सहयोग करना चाहिए वहां सहयोग नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में धर्मांधता बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में कट्टरता, हिंदू कट्टरता एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हिंदुत्व या हिंदू कट्टरता को आधार बना करके अपने राजनीतिक हितों को पोषित करने का काम किया और ऐसे मुद्दों को उजागर करने की कोशिश करी जो हिंदुत्व की कट्टरता को और अधिक बढ़ाते हैं। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है। अगर हम बात करें समुदायबद्ध मतदान की, भारतीय संविधान में अनुच्छेद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 51, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, सभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति को अपनाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता। लेकिन क्या हम पूरे गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था है? नहीं, भारत में समुदायबद्ध मतदान है। यहां तक कि राजनीतिक दल समुदाय के आधार पर, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बनाए जाने लगे। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत में जाति ही वास्तविक राजनीतिक दल है। तो जयप्रकाश नारायण को यह आलोचना करने में कष्ट हुआ होगा कि हमें ऐसा कहना पड़ रहा है कि भारत में राजनीतिक दल वास्तव में जाति ही राजनीतिक दल है। तो आज अगर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने पर्टिकुलर समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उनके ही लिए ही हितों को पोषित करने की वो कोशिश करते हैं। ये दलगत राजनीति, भारत की दलीय राजनीति का ही परिणाम है। विदेशी धन का प्रयोग हमारे देश में आज भी होता है। हम अपने चुनावों में, निर्वाचनों में विदेशी धन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी हमारे राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध करवाती हैं और जब उस राजनीतिक दल की सरकार बन जाती है तो वो राजनीतिक दल उनके हितों में काम करने से गुरेज नहीं करता है और उसे करना पड़ता है। हालांकि ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और इसका अस्तित्व भारत में अब लगभग नगण्य है। जैसे अफ्रीकी राष्ट्रों में विदेशी धन का निर्वाचनों में बहुत प्रयोग होता है। आज भी विदेशी धन का निर्वाचनों में हमारे देश में हो रहा है, लेकिन ये कम हो रहा है। राजनीतिज्ञों में जन कल्याण की भावना के जगह स्वस्वार्थ की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। राजनीति आज हम गांधीयन थॉट पर नहीं करते हैं। भारत के राजनीतिक नेता गांधीवादी विचारधारा के आधार पर राजनीति का संचालन नहीं करते, बल्कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी इमेज को क्रिएट करने के लिए वो ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी कर देते हैं जिन वक्तव्यों से राष्ट्र में असुरक्षा की भावना उपलब्ध हो जाती है। राष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बड़ी समुदाय असुरक्षित महसूस करना शुरू कर देते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि राजनेता अपने स्वार्थ के लिए समुदायों के अंदर भय उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं और भय उत्पन्न करने से भी वो गुरेज नहीं करते हैं। अति धार्मिकता हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के अंदर अति धार्मिकता को उजागर करके, उन्हें धर्म के प्रति कट्टरता या धर्मांधता को पैदा करके राजनीतिक दल अपने स्वार्थ को पोषित करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हम आंतरिक क्षेत्र में
आंतरिक क्षेत्र में राजनीतिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। अब अगर हम बात करें भारत में दलगत राजनीति की दूसरी उपज, तो वो है जातिगत तनाव। जयप्रकाश नारायण का स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि भारत में जाति ही वास्तविक राजनीतिक दल है, इसने अनेक क्षेत्रों में जातिगत तनावों को उत्पन्न किया है। अनेक जातियों के बीच में संघर्ष, समुदायों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होते हैं और उस संघर्ष को समाप्त करने के स्थान पर राजनीतिक दल उसको उत्प्रेरित करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल उन्हें उत्प्रेरित करके अपने हितों को पोषित करने की कोशिश करते हैं। तो यह एक भारत की दलगत राजनीति का प्रभाव है। अगर हम दूसरी तरफ यह देखें कि क्षेत्रवाद पर आधारित राजनीति भारत की आंतरिक सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है। क्षेत्रवाद पर आधारित राजनीति का प्रभाव राष्ट्रीय एकीकरण में प्रतिकूल पड़ता है। आज आप ये देखिए कि बहुत क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक दल बनाए जाते हैं और वो क्षेत्रीयता को उजागर करने की कोशिश करते हैं। उत्तर भारतीय और मराठियों के बीच में मराठी माणूस की संकल्पना को लेकर के विवाद उत्पन्न होना भारत की आंतरिक राजनीतिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी बाधा रही है। तो ये राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतिकूल रहता है। दूसरा, राजनीतिक समाजीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आप ये देखिए कि क्षेत्रवाद पर आधारित राजनीति या क्षेत्रवाद पर गठित की गई सरकारें अपने क्षेत्र पर तो या अपने स्तर पर तो वो विकास कर सकेंगी, लेकिन उनका दूसरे स्तर पर विकास असफल साबित हो जाता है। तो इससे जो ग्लोबल सोशलाइजेशन होना चाहिए या राष्ट्रीय सोशलाइजेशन होना चाहिए, एक जैसे राजनीतिक मूल्यों को पूरे देश में समाजीकृत होना चाहिए, वो संभव नहीं हो पाता है। फिर हम देखें विकास पर कैसे ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। विकास या आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक क्षेत्र अपने यहां पर अपनी ही सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर विकास करेगा, उसका विकास विश्व के अन्य क्षेत्रों पर नहीं आएगा या वो रुक जाएगा। अगर एक ने अपनी नीति को बनाया तो इस क्षेत्र के आधार पर, तो यहां तक तो तीव्र विकास होगा, लेकिन यहां से वो आगे जब बढ़ेगा तो एक हर्डल्स या बाधा का काम करना शुरू हो जाएगा। तो विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर पूरे देश की एक जैसी स्थिति होगी, एक जैसे राजनीतिक दलों का निर्माण हो जाएगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन होना शुरू हो जाएगा, तो जो मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज जनरेट होंगे वो पूरे देश में एक साथ और बड़े स्मूथली, बड़े साधारण तरीके से विकसित हो जाएंगे। लेकिन अगर क्षेत्रवाद प्रभावी है तो वो मॉडर्न वैल्यूज को एक्सपेंड होने में या विस्तृत होने में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये आपको एक ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है कि हम किस तरीके से शासकीय अक्षमता हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती है। शासकीय अक्षमता कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन हम 3 पार्ट में बांट करके देख सकते हैं। एक तो हमारी धीमी न्याय प्रणाली। धीमी न्याय प्रणाली इस कदर है कि लगभग 4.2 करोड़ मामले भारतीय न्यायालयों में लंबित है। न्यायिक प्रणाली इतनी धीमी है कि एक एक मुकदमे को सुनवाई करने के लिए, एक एक लिटिगेशन के लिए 5-5, 7-7 साल का समय लग जाता है।
न्यायिक प्रणाली धीमी होने के, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अभाव के कारण से भी न्यायिक प्रणाली धीमी रहती है। इनफैक्ट यहां तक कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या हमेशा उतनी नहीं रही जितने वहां पर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इन दिनों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 20 न्यायाधीश हैं, जबकि 31 न्यायाधीश हो सकते हैं। मतलब 10 न्यायाधीशों की संख्या, 11 न्यायाधीशों की संख्या अभी भी वहां पर खाली है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली में अगर समस्या उत्पन्न होगी तो न्यायिक प्रणाली में भी समस्या उत्पन्न होगी। कुल मिलाकर के रिजल्ट क्या आएगा? जब न्यायिक प्रणाली धीमी होगी, लोगों को शीघ्रता से न्याय नहीं मिल सकेगा, तो उनके अंदर असंतोष उत्पन्न होगा, क्षोभ उत्पन्न होगा। क्षोभ और असंतोष आंदोलनों, विद्रोहों, विप्लवों को जन्म देता है। तो यहां पर हमें ऐसे मशीनरीज को बनाना होगा जो हमारी न्याय प्रणाली को मजबूत कर सकते हो। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और हर क्षेत्र में विद्यमान है, चाहे वो न्याय प्रणाली हो, चाहे वो राजनीतिक प्रणाली हो, चाहे वो प्रशासन तंत्र हो। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार विद्यमान है। भ्रष्टाचार के माध्यम से वास्तविक मूल्यों का संचालन हमारे देश में प्रवाहित नहीं हो पाता है। भ्रष्टाचार के कारण से ऐसे लोग जो अकुशल होते हैं, जो किसी क्षेत्र में काम करने के योग्य नहीं होते हैं, उनका उस क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत के लिए। इस बीमारी से जब हम मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को पूर्णतः सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। अगली बात आती है पुलिस और राजनेताओं के बीच साठगांठ। यह साठगांठ चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे दलीय व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे क्राइम को लेकर के हो। बहुत सारे क्रिमिनल्स हमारे राजनीतिक तंत्रों पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे क्राइम करने वाले पुलिस व्यवस्था के लोग भी हमारे राजनीतिक सिस्टम्स के अंदर विद्यमान हैं। तो जब तक पुलिस और राजनीतिक लोगों के बीच में साठगांठ रहती है, क्लंपिंग्स रहती है, तब तक वास्तविक प्रशासन तंत्र, प्रशासन या संतुलित प्रशासन संभव नहीं हो सकेगा। यहां तक कि पुलिस व्यवस्था राजनेताओं के दबाव में आकर के भी कई बार काम करती है, जबकि कानून और संविधान पुलिस को सशक्त करता है, लेकिन अनेकों बार वो राजनेताओं के दबाव में आ जाते हैं। उन्हें अपना ट्रांसफर होने का भय या उन्हें सस्पेंड होने का भय समस्याग्रस्त कर देता है, जिससे वो राजनेताओं की जी हुजूरी करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शासकीय अक्षमता का परिणाम है। इन परिस्थितियों को जो आपने आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारक देखे, इन कारकों को हमने पहले 4 भाग में बांट लिया। विरासत मिले कारक, प्रशासनिक विफलता, दलगत राजनीति, प्रशासनिक अक्षमता, और इनको अलग अलग करके हमने पढ़ लिया। अब इससे हमारे आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उन चुनौतियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। उन चुनौतियों में बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब आपको किस रेफरेंस में या किस तरीके से आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना होगा, इससे पहले अगर हम ब्रीफ करें तो आपने देखा कि बाह्य दृष्टिकोण से आपको क्या क्या समस्या हो रही है। ये अगर भारत है तो बाह्य हस्तक्षेप समस्या कर रहा है। इस बाह्य में क्षेत्रीय हस्तक्षेप कैसे समस्या उत्पन्न कर रहा है हमारी आंतरिक सुरक्षा को, यह हमारी आंतरिक सुरक्षा है। क्षेत्रीय हस्तक्षेप कैसे उत्पन्न कर रहा है। फिर हम यह देखें कि भारत के अंदर ही ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को समस्याग्रस्त कर रही हैं। उसमें बाहरी प्रवेश भी आ जाएगा, उसमें क्षेत्रीय हस्तक्षेप भी आ जाएगा। सब मिलजुल करके हमें कौन कौन सी चुनौतियां क्रिएट करते हैं, उन चुनौतियों को हम कई पार्ट में बांट करके देखेंगे। जैसे आतंकवाद है, विद्रोह है, नक्सलवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिकता, जातीय तनाव, क्षेत्रवाद, अंतरराज्यीय विवाद, सीमा विवाद, तटीय एवं समुद्री सुरक्षा, संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत सारे इश्यूज होंगे जिनके बारे में हम चर्चा एक एक करके करेंगे।